जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज इस किरण प्रकाशन के बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इस किरण प्रकाशन के बुक में 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या सहित इस बुक में दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। आगे देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। देखिए कालिदास हो गया, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में जीके जीएस के साथ साथ मैथ्स और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कराया जाता है। कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने मैथ्स के प्रश्नों को भी कवर किया था। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो अलाई दरवाज़ा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। और इनके द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन इनमें से कौन था? तो ये ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना इन्होंने 1828 में किया था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। अब यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस 2023 के लिए जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी क्लास का टाइमिंग दिया हुआ है। जिनको नहीं पता है आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए अब आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। 20 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। इसलिए बाद में आप लोगों के पास तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? यहाँ पे सही जवाब है मैडम ब्लावत्स्की। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गोविंद रनाडे, ध्यान रखना है, महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में क्या किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताइए। और आप सभी देख सकते हैं बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर होती है? तो कनाडा एवं यूएसए में। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा कनाडा एवं यूएसए, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया?
तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी से संबंधित एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रारंभ किया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और महात्मा गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? एक बार पूछा गया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। देखिए, किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण आए और तिनकठिया प्रणाली के विरोध में भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया। फिर गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी पहली बार इसका अनशन का प्रयोग किया था। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सभी को ध्यान रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है 1928 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है 1 अगस्त 1920 को। और वापस कब लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड जो कि 5 फरवरी 1922 को होता है, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है 1922 में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इक्वाडोर का चिम्ब्राओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? शांत, सक्रिय या प्रसुप्त? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर का जो चिम्ब्राओ ज्वालामुखी है ये किस श्रेणी में आता है? तो शांत श्रेणी में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? इटली में है, नोट कीजिए। माउंट एटना ज्वालामुखी ये भी सक्रिय है, ये भी इटली में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सक्रिय है और ये इक्वाडोर में है। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रसुप्त। देखिए, एक होता है शांत, एक होता है सक्रिय और एक होता है प्रसुप्त। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है फ्यूजियामा जो कि जापान में है, नारकोंडम भारत में है। नारकोंडम को ध्यान रखिएगा, ये भारत का क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। आगे देखिए, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? विषुवतीय रेखा क्षेत्र के जो सघन वन होते हैं, तो याद रखिएगा ये जड़ी बूटी के लिए लाभदायक होते हैं। सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए, इस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन में। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, चलिए यहाँ से आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो देखिए, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका रीजन है ताप जो होता है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। तो सबसे पहले आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन। और देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की किरणें सालों भर कहाँ पर चमकती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकती रहती है सूर्य की किरणें सालों भर, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे ये है अर्थ, ये अर्थ है, बीच जो लाइन गुजरती है इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसी को कहा जाता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भूमि को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको बोला जाता है कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर 23.5 डिग्री नीचे है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मकर रेखा, ध्यान रखेंगे। और इसके बीच में जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन से वन है, इस क्षेत्र का नाम क्या है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। और ध्यान दीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है सीधा विषुवत रेखा पर चमकती है, यानी कि ये बीच में जो लाइन है इस पर सूर्य की किरणें कब चमकती है? तो डेट याद कर लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और 22 मार्च और भी डेट आपको बता रहे हैं, सभी को नोट करते जाइए। देखिए, 22 मार्च और 22 सितंबर के बीच सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में और 24 सितंबर 20 मार्च के बीच सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकती है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो ये अर्थ है,
बीच से लाइन काट दिए, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। 12 नंबर प्रश्न को स्किप किया गया है, उसमें कुछ टाइपिंग एरर है। तो कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चाय। चाय क्या है? तो ये पेय फसल है, ये खाद्य फसल नहीं है। चाय में एक प्रश्न बनता है, उलांग किस्म की चाय। पूछा जाता है एग्जाम में कि उलांग किस्म की चाय कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ताइवान में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। ज्योग्राफी के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सागर से दूरी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है, सागर से दूरी। ये कारक जो है, इस कारक के रूप में विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है सागर से दूरी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? जनगणना 2001 के अनुसार बताना है, 2011 नहीं। तो देखिए जनगणना 2001 की बात करें या फिर 2011, दोनों जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता प्रतिशत जो है ये केरल में रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? देखिए कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, बिटुमिनस सामान्य कोटि का कोयला है, लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला है, और पीट जो है ये जीवाश्म कोयला है। पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ये निम्न स्तर का कोयला है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था। उत्तम कोटि होगा नहीं, और सामान्य कोटि में आ जाएगा आपका बिटुमिनस, निम्न कोटि में आता है लिग्नाइट, और पीट जो है सबसे निम्न कोटि में आता है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, देख सकते हैं ज्योग्राफी का कितना प्रश्न पूछा गया है। तो गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है? इसका सही आंसर है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ये घाटशिला में स्थित है। सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और चावल की बात करें तो चावल यानी धान, तो धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। और बिहार में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रोहतास जिला को। बिहार में बात कर रहे हैं, भारत में नहीं। बिहार में धान का कटोरा रोहतास जिला को। और अगर भारत में पूछे कि किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है, तो गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं में पूछे उत्पादन में, तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है पंजाब राज्य में। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सी मंडल है? देखिए वायुमंडल में टोटल 5 परत है। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। दूसरा है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है रेडियो प्रसारण के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ये है आयन मंडल। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। सबसे लास्ट में होता है वायुमंडल। अब आगे देखिए स्टेलकाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए स्टेलेक्टाइट जो स्थलाकृति है
इसका निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? देखिए, दार्जिलिंग जो है चाय की खेती के बागानों हेतु बहुत ही फेमस है और ये पश्चिम बंगाल राज्य का भाग है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं पटना। आप लोग कमेंट करके बताइए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन 6 वर्ष। याद रखिएगा। देखिए, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो 1/6। याद रखिएगा, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, संविधान द्वारा दिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम जिला परिषद है। पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिएगा। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो 73वां संशोधन। आगे देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? अब देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो सबसे पहले देखिए, जिस तरह से केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्य विधानमंडल। यहाँ पे देखिए लिखते हैं संसद और इधर राज्य विधानमंडल। अब देखिए, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधान परिषद होते हैं, विधानसभा होते हैं और राज्यपाल होते हैं। अब देखिए, राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसमें 2 सदन है। जिस प्रकार से संसद में 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में 2 सदन कौन कौन है? विधान परिषद, जिसको उच्च सदन कहा जाता है यानी अपर हाउस, और दूसरा है विधानसभा, जिसको कहा जाता है निम्न सदन या लोकप्रिय सदन। अब देखिए, जो विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है। वर्तमान में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में अभी विधान परिषद अस्तित्व में है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? इसका मतलब है विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा तो सभी राज्यों में है लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, जिसमें से केरल नहीं आता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। तो यहाँ पे 27 का आंसर क्या हो जाएगा? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो सबसे पहले याद रखिएगा 1954 में, और ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था।
तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है सचिवालय के, न्याय परिषद के, महासभा के या फिर सुरक्षा परिषद के। तो ये बहुत ही सिंपल है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना ये अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपने कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी शांति सेना भेजने पर सहमति दी। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? चलिए, तो इसके लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, क्या होता है? तो सीधा जनता का शासन। अब देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? तो इसमें कानून निर्माण में जनता की सहभागिता होती है। किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। यानी कि जनता सरकार को कभी भी सत्ता से हटा सकती है। सिंपल भाषा में बोले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इस लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का एक निश्चित कार्यकाल होता है। कानून निर्माण में जनता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका इसमें नहीं होती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण अपना भारत, अमेरिका, ब्रिटेन ये सभी है। आगे देखिए, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो सार्क का फुल फॉर्म सुन लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है अपना भारत। और सार्क में टोटल कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 8। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अब इसमें 19 एक का क हो गया, 19 ख ग इस तरह से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है एक अलिखित संविधान। भारत में लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का है, और पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो यहाँ पे 34 का आंसर क्या होगा? तो हाई कोर्ट का बताना है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 वर्ष। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, राज्य के 4 मूलभूत तत्व है। कौन कौन से है? भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। तो इसमें यहाँ देखिए संप्रभुता दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल, जिसको शॉर्ट में यूनिसेफ कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यूनिसेफ, UNICEF। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल और इंग्लिश में फुल फॉर्म बोले तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सभी ऑप्शन को पढ़िए। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल का चुनाव जो है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ना कि संसद। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, ये गलत है। तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है वह कौन सी तरंगे हैं? तो देखिए धातुओं में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कि दोनों। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के लिए 1 महीने में उपयोग की गई यूनिट क्या है? कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। तो देखिए 60 वाट के कितने लैंप है? 5 लैंप है, तो 60 गुना 5 कीजिए, प्लस 75 वाट के 4 पंखे हैं, तो 75 गुना 4 कीजिए, और इन सभी को लगातार 6 घंटे तक उपयोग करना है। तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और कितना दिन तक जलाना है? 30 दिनों तक। दोनों में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे में 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1800, और ये हो जाएगा आपका, ये भी 6, ये भी 1800। तो 1800 प्लस 1800 3600 हो गया। तो 3600 गुना 30, अब बटे यहाँ पे 1000 है, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? चलिए यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 18 18 36 गुना 30 बटे 1000, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 36 गुना 3 108, यानी कि इसका आंसर होगा 108 यूनिट। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? देखिए 0.8 सेकंड में 24 चक्र, तो 1 सेकंड में निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 24 बटे 0.8, अब दशमलव को उड़ाना है तो यहाँ पे 0 लगाइए, तो 8 से ये 30 बार में, यानी कि 30 हर्ट्ज होगा। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप होते हैं। आगे देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, तो ये क्या है? तो ये प्रोटॉन है। लास्ट प्रश्न है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो ये सेल कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है उसे विद्युत अवघटनी सेल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।